एक आध दो क्लास में नहीं आए हो, कल आलोक भी लेट आया था क्लास में। यस मैम। मैम लिंक, मैम हाँ, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया तो मैम लिंक नहीं आ पाया, तो मैं उपेंद्र से मैम लिंक मंगा के तब ज्वाइन हुआ था। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मैं मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। आप लोगों के कई सारे स्टूडेंट्स की समस्याएं हैं कि लिंक नहीं कनेक्ट हो पा रहा है या सिग्नल वीक है, कुछ भी है। लेकिन बच्चों कोशिश करके क्लास में जुड़ो, है ना। अब लगभग जो है सेशन वाइंड अप की ओर है। जैसे ही हमारे प्रेजेंटेशंस कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, क्योंकि आप लोग फाइनल ईयर में हैं। आप लोगों को जरूर रिटन एग्जाम्स देने ही पड़ेंगे। रिटन एग्जाम्स के बिना आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स की मार्कशीट के आधार पर हो सकता है कि आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स में कुछ मैनिपुलेट किए जाए। ठीक है। तो आज की प्रेजेंटेशन दर्शिका की है। दर्शिका स्क्रीन शेयर कर चुकी है। दर्शिका, पूरी तैयारी है बेटा आपकी? यस मैम। चलिए दर्शिका, ओवर टू यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दर्शिका शुक्ला है और मेरा टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा आयोग। तनुजा मैम के सानिध्य में मुझे ये प्रेजेंटेशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुदालियर आयोग आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो रुचि उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन मैं प्रयास करूंगी कि मैं रुचि उत्पन्न कर सकूं। दर्शिका, मैं आपकी इस बात पर थोड़ा सा करेक्शन लगाऊंगी। रुचि क्यों नहीं उत्पन्न होगी बेटा? रुचि शिक्षक पर डिपेंड करती है। यस ऐसा मैम। है। हाँ, और दोबारा पढ़ाने में आपकी और ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप उसको इस तरीके से पढ़ाएंगी कि स्टूडेंट्स ने जो पहले पढ़ा है वो बिल्कुल उनको लर्न हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। यस मैम। इसलिए ये सोचना कि रुचि उत्पन्न नहीं हो पाएगी, ये बिल्कुल गलत है। नमस्ते। चलो, ऑल द बेस्ट। यस मैम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। और मैम थोड़ा सा डर लग रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरी स्क्रीन कट गई है। बाकी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे आयोग के उद्देश्य एवं कार्य, आयोग का संगठन एवं प्रतिवेदन। और उस समय में जब आप इसे अपडेट करिए तब आ जाएगी। नहीं हो रही है, मैंने किया, तभी मैंने हाफ स्लाइड्स लेकर भी किया था, तब भी नहीं हो रहा था। आप लोग पीएस पे चलाएंगे तो पूरा दिखेगा। वो भी ट्राई करके देख लिया मैंने। ये टेक्निकल लैपटॉप की प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, लैपटॉप से प्रेजेंट कर रही हैं क्या आप? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। और सब लोग गाइड ना करें, एक बच्चा गाइड कर देगा तो हो जाएगा चीजें। ठीक है। उस समय में जो माध्यमिक शिक्षा में जो कमियां आ रही थी, या ये सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि ये आयोग आया क्यों, या कोई भी आयोग क्यों आता है। हम कोई भी आयोग पढ़ते हैं या कोई भी नीति पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम कोई आयोग या कोई नीति क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आए हमारे जीवन में। पीरियड में तो कुछ लग एक गया मैम। शिक्षक के लिए या एक बालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि कोई भी नीति या आयोग आ रही है तो उसको हम पहले सबसे पहले पढ़ें, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं कि पहले क्या था और अब परिवर्तन होके क्या आया है। तो इस आयोग के अंतर्गत हम देखेंगे कि आयोग के उद्देश्य एवं कार्य, आयोग का संगठन एवं प्रतिवेदन, कब कहाँ कैसे आया ये भी, और तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोष, उस समय जो माध्यमिक शिक्षा चल रही थी उसके क्या दोष थे, हम पहले उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम माध्यमिक शिक्षा की संकल्पना, जो उन्होंने संकल्पना अपनी तैयार की थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके उपरांत माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, माध्यमिक शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, माध्यमिक शिक्षा की संगठनात्मक व्यवस्था क्या थी, फिर भाषा नीति पर आयोग के क्या सुझाव थे, आयोग ने क्या सुझाव दिए, पाठ्यक्रम के विषय में आयोग के सुझाव, उन्होंने किस प्रकार के सुझाव दिए, पहले पाठ्यक्रम कैसा था, इसके बाद नवीन पाठ्यक्रम कैसा होगा, उन्होंने जो सुझाव दिए वो भी इसमें पढ़ेंगे हम।
पाठ्य पुस्तकों के विषय में आयोग के सुझाव, पाठ्य पुस्तक कैसी थी और कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पर आयोग के सुझाव, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके आगे विद्यालय भवन तथा पुस्तकालय संबंधी सुझाव क्या दिए थे आयोग ने। अनुशासन एवं चारित्रिक विकास संबंधी सुझाव क्या दिए थे। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन संबंधी सुझाव क्या दिए थे। सह शिक्षा संबंधी विचार क्या दिए थे। और शिक्षकों के स्तर और प्रशिक्षण संबंधी सुझाव। चूंकि कोई भी नीति आयोग बालक के लिए आती है, केंद्र बिंदु बालक को रखा जाता है, तो उसका बालक से जुड़ा हुआ एक अहम हिस्सा शिक्षक होता है। तो हम यहाँ शिक्षक के बारे में जरूर पढ़ेंगे कि आयोग ने शिक्षक को किस प्रकार तैयार किया है। शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव भी दिए हैं, वो अध्ययन करेंगे। विद्यालयों की निरीक्षण व्यवस्था कैसी थी। माध्यमिक विद्यालयों की विशेषताएं। आयोग के धार्मिक शिक्षा पर सुझाव। स्त्री शिक्षा पर आयोग के विचार, जो भी विचार थे उसको अध्ययन करेंगे। इसके आगे व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर आयोग के सुझाव। विभिन्न प्रकार के विद्यालय कैसे थे और कैसे होने चाहिए, इसके बारे में समझेंगे। परीक्षा प्रणाली पर आयोग के सुझाव। शिक्षा वित्त पर आयोग के सुझाव। इसके उपरांत मुदालियार आयोग के गुण क्या थे, यानी जो पूरा आयोग तैयार किया उसके कुछ गुण भी निकल के आएंगे, कुछ दोष भी निकल के आएंगे। तो हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि गुण क्या प्राप्त हुए और जो दोष निकल के आए, हम आगे जो नीति लाने वाले या आगे कोई भी आयोग अगर तैयार करते हैं तो उनको क्या सुझाव दिए गए हैं जिनको हम उसको सुधार कर सकते हैं। कुछ दोष ऐसे हर नीति में उत्पन्न होते हैं जिनको हम सुधार करना चाहेंगे या सुधार करते हैं आगे, तो उनके दोषों को पढ़ेंगे। इसके बाद में पूरा मूल्यांकन करेंगे कि जो आयोग बना उसका निष्कर्ष क्या निकला, ये देखेंगे। फिर संदर्भ सूची। सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि माध्यमिक शिक्षा होती क्या है। भाई सब लोग जान रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा मुदालियार आयोग ने दी है, लेकिन जब तक हम यही नहीं जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा क्या है तो फिर हम कोई भी चर्चा परिचर्चा करने का कोई उत्पन्न नहीं होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा क्या है। माध्यमिक शिक्षा एक विद्वान थे कार्ड्स वी गुड कार्ड्स वी गुड नामक एक विद्वान थे जिन्होंने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा वह है जो 12 से 17 वर्ष की आयु में दी जाती है। वो किशोरों के लिए होती है और जिससे किशोर अपना सामाजिक, मानसिक एवं बौद्धिक स्तर सुधार पाते, या ये कहें कि ये वो काल होता है जिसमें बालक अपना सामाजिक, वो समाज में किस तरह के व्यवहार कर रहा है या सांस्कृतिक रूप में कैसा है, उसको सीखना है, क्या समझना है, या फिर बौद्धिक स्तर कैसा है, और इन सभी चीज़ों के बारे में वो सीखता है, समझता है। ये शिक्षा कहलाती है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा खुद में एक पूर्ण इकाई है और यहाँ से एक ये भी बात कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा जो होती है वो एक बालक को पूर्णतया तैयार कर देती है, क्योंकि 12 से 17 साल की जो आयु होती है बालक पूरी तरह से तैयार हो जाता है। मानसिक स्तर भी तैयार हो जाता है, उसका बौद्धिक स्तर भी तैयार हो जाता है। वो ये भी समझना सीख जाता है कि हमें आगे अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है, या फिर हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कौन सा व्यवसाय चुन सकते हैं, कौन सा क्षेत्र चुनना हमें है, और हमें समाज में कैसे जीना है, हमें सांस्कृतिक रूप में कैसे चीज़ों को समझना है। किसी त्यौहार के जब कोई फेस्टिवल आता है तब हमें कैसा अपने आप को प्रेजेंट करना है, और जहाँ हम अपने वातावरण कह दीजिए या ये कह दीजिए हमारा जो समाज है, हमें किस तरह से व्यवहार करना है, ये माध्यमिक शिक्षा ही सब कुछ सिखाती है।
बालक वहाँ आकर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत आगे भी पढ़ सकता है, उच्च शिक्षा भी ले सकता है और नहीं भी ले सकता है। ये एक मध्य की कड़ी है जहाँ से बालक को एक दिशा प्रदान हो जाती है, वो आगे अपने जीवन को कौन सी दिशा देना चाहता है। अब हम बात करेंगे कि जब ये आज़ादी के बाद जब सरकार मतलब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, तब हमारे जब उस समय का जो समाज था वहाँ हम देख रहे थे कि हमारे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, कुप्रथाएं फैली हुई थी, अंधविश्वास से लोग व्याप्त थे कि सभी लोग अंधविश्वास में विश्वास करते थे, पिछड़ापन था, सभी की मानसिकता बहुत ही संकीर्ण हो चुकी थी और अशिक्षा फैली हुई थी हर तरफ। और तब वहाँ पर भारत सरकार का एक कर्तव्य बनता था या उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्तव्य ही कह सकते हैं कि हम अपने देश को कौन सी दिशा प्रदान करना चाहते हैं या हमें विकासशील भारत को किस दिशा में ले जाना है, ये हमारे भारत सरकार के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। हम देखते आ रहे थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने शिक्षा में कुछ सुधार करने का प्रयास किया और संकल्प लिया। उस संकल्प में ये था कि हम अपने नागरिकों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, उन्हें नए रोजगार देने का प्रयास करेंगे और उन्हें एक नई दिशा देंगे जहाँ पर वो अपने आप को समाज में स्थापित कर सके। अब हम बात करेंगे कि मुदालियर आयोग की उत्पत्ति हुई कहाँ से, ये कैसे आया। सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हम देख रहे थे कि सबसे पहले विश्वविद्यालय आयोग 1948 में गठन की चर्चा होने लगी थी, ये गठित हो रहा था। तभी उसी में एक सदस्य थे मुदालियर जी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि विश्वविद्यालय जो शिक्षा है वो तो बालक बहुत बाद में प्राप्त करता है, लेकिन जो हमारे बालक का जो प्राथमिक स्तर है, सबसे पहले जो नींव पड़ती है वो प्राथमिक शिक्षा से ही पड़ती है। प्राथमिक शिक्षा उसने ग्रहण कर ली, इसके बाद वो ये नहीं सोच पाता है कि हमें आगे क्या करना, डायरेक्ट हायर एजुकेशन तो नहीं ले लेगा, लेकिन बीच में उसको उसका जो मानसिक स्तर है वो किस तरफ उसको ले जाना चाहिए, उस बारे में पहले चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि अगर माध्यमिक शिक्षा नहीं तैयार होगी तो बालक को दिशा नहीं मिलेगी। इसके बाद में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने 1949 में ताराचंद्र समिति को एक ये प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा कि आप ये तैयार कीजिए। तो ताराचंद्र समिति ने पूरा प्रस्ताव तैयार किया, प्रतिवेदन तैयार किया, जो कि प्रस्तुत किया केंद्र सरकार के सामने, केंद्र शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सामने। तो बोर्ड ने उसका पूरा एनालिसिस किया, उसको समझा, उसको जाना, तो पता चला कि जो हम परिवर्तन चाह रहे थे, जो हम दिशा देना चाह रहे थे, वो बिल्कुल भी उसमें सार्थक सिद्ध नहीं हो पा रहे थे। जो हम दिशा देना चाह रहे थे वो उस लेवल के नहीं थे या उस स्तर के नहीं थे जो हम और अच्छा कुछ कर पाते। तो उन्होंने मुदालियर जी को यह प्रस्ताव देने के लिए 1951 में उन्होंने उनसे परिचर्चा की कि आप इसके संदर्भ में आप जानकारी कीजिए और हम क्या बदलाव कर सकते हैं, इसके बारे में आप अध्ययन कीजिए और एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। इसके उपरांत 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग प्रस्तुत हुआ, जो कि लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी की उपस्थिति में प्रस्तुत किया गया। और ये जो आप पूरी स्क्रीन देख रहे हैं ना, पूरा जो आयोग है वो पूरी स्क्रीन के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले 1949 में इस पर चर्चा हो रही थी, फिर 1951 में आदेश दिया गया कि आप इस पर कुछ डिस्कस कीजिए या इन तथ्य को लेकर आइए।
फिर 1952 में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि हम इस पर चर्चा करेंगे। ये जो डेट दी गई थी, इसमें हमें इस तिथि से हमें ये बताया गया था कि आपको माध्यमिक जो शिक्षा है उस पर अध्ययन करना है या उस पर जानकारी एकत्रित करनी है, फिर एक प्रतिवेदन बनाना है कि हम और अच्छा क्या बदलाव कर सकते हैं और क्या सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद में ये 29 अगस्त 1993 को एक भारत सरकार के समक्ष एक ये प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ, जिसके 15 अध्याय थे और कहीं पर 244 और कहीं पर 250 ऐसे मिलते हैं साक्ष्य कि 250 पृष्ठों की ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। और एक चीज हम और बताना चाहेंगे कि इस आयोग ने जो भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसके अंतर्गत 250 पृष्ठ दिए हुए थे। आज हम उन्हीं पृष्ठों के बारे में चर्चा करेंगे। हम ना ही इसमें कोई ऐसा तथ्य जोड़ सकते हैं जो कि वर्तमान से जुड़ा हो या आगे हम अपनी विचारधारा से जुड़ा कोई भी तथ्य इसमें ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, क्योंकि जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ था उसमें जो वर्ड दिए गए थे आज हम उसकी चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। जो आयोग आया, जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ, उसमें मुख्य अध्यक्ष के रूप में लक्ष्मण स्वामी मुदालिया जी, जो तत्कालीन विश्वविद्यालय मद्रास के कुलपति थे, उन्होंने पूरी अध्यक्षता की। उन्हीं के सानिध्य में पूरा ये प्रस्ताव जो है वो तैयार हुआ और जिसमें सचिव के रूप में एन बासु, प्राचार्य केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली, जो सहभागिता दे रहे थे, और दूसरे सहभागी थे एम.एस. धारी, शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, इनकी सहभागिता थी। इसके अन्य सदस्यों के रूप में श्री जे.ए. तारापोरवाला, तकनीकी शिक्षा निदेशक बम्बई, ये थे। दूसरे सदस्य के रूप में डॉक्टर ए.के. माली, प्राचार्य, विद्या भवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर से थे। श्रीमती हंसा मेहता, उपकुलपति, बड़ौदा विश्वविद्यालय से थी। श्री के.जी. सैयदीन, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से थे। श्री एम.वी. व्यास, प्रधानाचार्य, न्यू एरा स्कूल, बम्बई से थे। प्रोफेसर जॉन क्रिस्टी, प्रिंसिपल, जीसस कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, जो वहाँ से थे। और हमारे अगले सदस्य थे डॉक्टर केनेथ विलियम्स, एसोसिएट डायरेक्टर, सदर्न रीजनल एजुकेशन बोर्ड, अमेरिका। ये इसके सदस्य थे जिनके सानिध्य में ये प्रतिवेदन आया जो प्रस्तुत हुआ। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि तत्कालीन जो उस समय ये आयोग आने से पहले जो माध्यमिक शिक्षा में जो भी कुछ चल रहा था उसके बारे में चर्चा करते हैं कि उसके कार्य क्या चल रहे थे, क्या उद्देश्य चल रहे थे, किन उद्देश्यों को लेकर हम माध्यमिक शिक्षा में कार्य कर रहे थे, उन सब बातों को जानेंगे। आयोग के उद्देश्य एवं कार्य। सबसे पहला था माध्यमिक शिक्षा की संकल्पना पर विचार करना। जो मुदालिया जी जिस प्रतिवेदन पर कार्य कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले ये जानने का प्रयास किया कि जो हमारे समाज में जो माध्यमिक शिक्षा फैली हुई है, या यूँ कहे कि वैदिक काल से और इधर मुस्लिम पीरियड में देखें, ब्रिटिश पीरियड में देखें, मुस्लिम पीरियड तक ये एक नॉर्मल रूप से चल रही थी, जो मतलब एक ही पाठ्यक्रम था, उसी को पढ़ाया जाता था, वही सिखाया जाता था, वो चीज़ें वैसे समान रूप से थी। लेकिन जब ब्रिटिश पीरियड आया, उन्हें लगा कि हमें शासन करने में कुछ असुविधा महसूस हो रही है। तो जब हम कहते हैं ना कि शासन करने के लिए हम अपने तरह के लोगों को तैयार करेंगे, तभी तो हम किसी पर शासन कर सकते हैं। तो ब्रिटिश पीरियड के जो शासक थे, उन्होंने
ऐसी कहते हैं माध्यमिक शिक्षा लाए जिसमें उन्होंने अंग्रेजी को भी प्रधानता दी, और भी चीज़ों को उन्होंने पाठ्य पुस्तक और भी चीज़ों को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया, ताकि जो बच्चे हैं उनको सिर्फ भी ज्ञान प्राप्त करा सके और जो हमारे लिए काम कर सके, बस उनका ये मोटो था। तो उन्होंने एक नॉर्मल सी एक माध्यमिक शिक्षा को प्रस्तुत किया। उस समय जो शिक्षा चल रही थी उसमें देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने तैयार कर रखा था। माध्यमिक शिक्षा की संकल्पना पर विचार करना। जो आयोग के उद्देश्य थे और कार्य थे कि जो हमारी जो संकल्पना है वो किस प्रकार का रही, उसमें कैसा पाठ्यक्रम रखना है, या किसी भी तरह की कौन सा परिवर्तन बालक को किस प्रकार से दिशा निर्देश देना, जो भी कुछ है वो उसकी संकल्पना के अंतर्गत किस आयु, किस वर्ग, मतलब किस तरह की चीज़ों को हमें रखना है, तो इस संकल्पना के अंदर विचार करना था। ये उनका पहला कार्य था। दूसरा था माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना। जो हमारी माध्यमिक शिक्षा थी उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, हमारे बालकों को वो किस ओर ले जाएगी, वो किस व्यवसाय या किस प्रकार की शिक्षा लेंगे, वो सारे, और वो जो माध्यमिक शिक्षा आ रही है उसके क्या उद्देश्य है, बालक को समाज में और सांस्कृतिक रूप में और मानसिक बौद्धिक इन सब पक्षों पर ध्यान देने के लिए ये उद्देश्य थे। ये उद्देश्य निर्धारित किए गए कि हमें इन पक्षों पर चर्चा करनी है, ये हमारे उद्देश्य थे। माध्यमिक शिक्षा के संगठनात्मक स्वरूप तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार करना। माध्यमिक शिक्षा की जो संगठनात्मक रूपरेखा थी, जो कैसे उसका संगठन करना है, कितने लोग कार्य करेंगे, किस प्रकार कार्य करेंगे, किस सदस्य को कौन सा कार्य देना है, ये सब भी ये कार्य के अंतर्गत ही आता है। कि अगर हम किसी आयोग का, या हम कहें कि किसी एक विद्यालय का ही एग्जाम्पल के लिए ले लें, कि अगर विद्यालय हम कोई तैयार कर रहे हैं तो हमारे विद्यालय की कुछ संकल्पनाएं होंगी, कुछ हमारे उद्देश्य होंगे जिनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और अगर विद्यालय तैयार हो रहा है तो उसके अंदर प्रिंसिपल भी रहेंगे, प्रबंधक भी रहेंगे, टीचर भी रहेंगे, बालक भी रहेंगे, तो किसका क्या कार्य है, हम इसके बारे में भी परिचर्चा करते हैं कि हम ये जान सकें या ये समझते रहें कि हमें अपने किन उद्देश्यों के साथ में अपने विद्यालय को किस स्तर में ले जाना है, और इस संगठनात्मक रूप में क्या स्वरूप प्रदान करना है, या प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रखनी है, वित्तीय व्यवस्था कैसी रखनी है, ये सब चीजें आती हैं। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण। उस समय का जो पाठ्यक्रम था, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। माध्यमिक शिक्षा में किस स्तर के मतलब बालक जो हैं उनको, स्तर का सेंस सिर्फ 12 से 17 वर्ष के बालकों को ही लिया गया है यहाँ पर। उनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उन्हें नैतिकता किस प्रकार की सिखानी, नैतिक विकास उनका कैसा करना है, सामाजिक विकास कैसा करना है। तो ये पाठ्यक्रम ही हमारा निर्धारित करता है कि एक बालक के अंदर हम किस तरह का विकास कर पा रहे हैं। और जैसा कि हम वैसे भी जानते हैं कि शिक्षा और शिक्षक, हम फिलॉसफी में पढ़ते आए हैं हमेशा से कि हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वो केंद्र बिंदु में ही आता है। 3 पक्ष होते हैं, शिक्षक और बालक और पाठ्यक्रम। अगर पाठ्यक्रम ही नहीं होगा तो फिर हम बालक का किस प्रकार विकास कर पाएंगे या कौन सी दिशा दे पाएंगे। तो पाठ्यक्रम का होना बहुत जरूरी है और यहाँ पे निर्धारण करना ये मुख्य कार्य है। और आगे माध्यमिक शिक्षा की शिक्षण विधियों का अध्ययन करना। माध्यमिक शिक्षा में किस प्रकार की शिक्षण विधियां हमें लानी है, जैसे कि खोज विधि और भी कई विधियां हैं, किन विधियों के माध्यम से हम अपने पाठ्यक्रम को बिल्कुल रुचि युक्त बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा में चरित्र निर्माण एवं अनुशासन का विचार करना। चूंकि बालक का पूरा जीवन यहीं से निर्धारित हो रहा है, उसके अंदर जो संस्कार है वो यहीं से निर्मित हो रहे हैं, जो चारित्रिक निर्माण। तो बालक में जो उसके चरित्र का निर्माण है वो अपने शिक्षकों को देखता है, अपने आसपास अपने पेरेंट्स को देखता है, वो अपने उसके चरित्र का निर्माण जो होता है वो अपने आसपास की चीज़ों को देखकर ही होता है। वो कैसे लोगों को देख रहा है, किस समाज में जी रहा है, कैसा वर्ग है, वहाँ की विचारधारा कैसी है,
हमारे पेरेंट्स कैसा सोचते हैं या हमारे शिक्षक कैसी विचारधारा रखते हैं, हम इन्हीं चीज़ों से प्रेरित होकर हमारा जो चारित्रिक निर्माण होता है वो इन्हीं चीज़ों से होता है कि हम जितनी खुली विचारधारा रखेंगे हमारा चरित्र उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं कि किस तरह की चर्चा हो रही, उन्हीं चर्चाओं में फिर हम बालक जो होता है वो बहुत अधिक गहन चर्चा करता है, वो विचार करता है और वो जानने का प्रयास करता है कि हम किस तरह की बातचीत कर रहे हैं। ये अगर कोई बातचीत आ रही है तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखिए अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो बालक के दिमाग मस्तिष्क में ये चीज़ें उत्पन्न होती है कि लड़ाई क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है और कैसे तीव्र बनाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें एक बालक के मस्तिष्क में चीज़ें उत्पन्न होती रहती हैं। और अनुशासन, माध्यमिक शिक्षा में ही अनुशासन का भी निर्माण हो जाता है। क्यों? और यहाँ पर कार्य है कि अनुशासन पर भी विचार करना है कि कैसा चरित्र निर्माण हो रहा है और कैसा अनुशासन हम डेवलप कर पा रहे हैं। इस पर भी हमें, ये हमारा उद्देश्य भी है और कार्य भी है कि हम क्या ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे कि हमारे बालक में ये सब चीज़ें डेवलप हो पा रही हैं। इसके उपरांत माध्यमिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों पर सुझाव देना। जो भी बालक के जीवन में पाठ्य पुस्तक जो होती है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि एक शिक्षक का कार्य होता है उसको प्रेरित करना कि आप पुस्तकें पढ़िए। जैसे कि हमारे एचओडी सर ही अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते भी हैं और वो हम लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि आप अच्छी अच्छी किताबों को पढ़िए और अपनी विचारधारा को थोड़ा सा विस्तृत बनाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ अगर देखें तो एक पाठ्य पुस्तक जो है वो बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रही है, क्योंकि बालक अगर अच्छी किताबें पढ़ेगा तो वो उसकी मानसिकता जो वो और अच्छी होती चली जाएगी। अगर कहते हैं कि जो पूरा सार है, पूरे जीवन का सार है, वो किताबों से ही मिलता है कि किताबें हमें अनुभव भी देती हैं। तो अगर किताबें ही अच्छी नहीं होंगी तो हम अपने जो माध्यमिक स्तर है या उच्च स्तर है या कोई भी स्तर है, हम कैसे उसे अच्छा बना सकते हैं जब तक कि हमारी पुस्तकों का चुनाव अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे ये भी मुख्य कार्य, जितने भी कार्य दिए हुए हैं वो सारे मुख्य ही हैं, क्योंकि एक किसी भी संगठन को तैयार करने के लिए या भी किसी नीति को तैयार करने के लिए हमें जो एक मुख्य महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं उन्हें जानना समझना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उनको ही, उन्हीं उद्देश्यों को लेकर ही हम आगे अपने दिशा तैयार करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। आगे मुख्य बिंदु है माध्यमिक शिक्षकों की वेतन एवं सेवा शर्तों पर सुझाव देना। जो माध्यमिक शिक्षा में जो कार्यरत शिक्षक है, कहते हैं कि शिक्षक पहले जो वैदिक काल में थे वो किसी भी एक उनके जो विचार था वो बिल्कुल सेवा भाव था कि वो अपने बालक को अपने पुत्र के तुल्य मानते थे और उसको अच्छे से अच्छा ज्ञान देने का प्रयास करते थे। उसको एक नई अच्छी, मतलब जो वो नहीं कर पाए या जिन उद्देश्यों की वो पूर्ति नहीं कर पाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते थे कि वो अपने बालक के अंदर उन सभी चीज़ों को डाल सकें जो एक बालक एक समाज में एक अपना आदर्श रूप प्रस्तुत कर सके। एक शिक्षक का एक कार्य होता है और चूंकि एक शिक्षक माध्यमिक शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है तो उसके लिए एक वेतन बिल्कुल इस आज की समाज की, जो कहते हैं आज नहीं, आज के 50 साल पहले भी, 70 साल पहले भी एक अपनी जीवन यापन के लिए एक शिक्षक के लिए एक वेतन या एक देमान जो होता है उसका होना बहुत ही आवश्यक था। यदि वो अगर पढ़ा रहा है या अध्ययन दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो अब उसका काम तो पूरा समय तो ज्ञान देने में चला गया, अब उसको आय क्या प्राप्त हुई, तो उसके लिए ये भी एक चर्चा का मुख्य बिंदु है कि उसके लिए देयमान जरूर होना चाहिए और उसको कौन सी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं हम। क्योंकि कहते हैं ना कि एक शिक्षक जब खुशी से अपनी चीज़ों को, अपनी नॉलेज को देना प्रारंभ करता है तो वो ये भूल जाते हैं कि हम क्या चीज़ें दे रहे हैं क्या नहीं, मतलब क्या हमें नहीं देना है क्या देना है, वो इन सब चीज़ों को भूल जाता है। और ये एक शिक्षक अगर अपने पूर्ण रूप से तैयार है, उसे हर चीज़ें देयमान भी मिल रहा है, उसे सेवाएं भी प्राप्त हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय से संतुष्ट होना चाहता है और वो होने भी लगता है। क्योंकि
आज के समाज में हम जब देख रहे हैं कि शिक्षक थोड़े से वेतन में ही नहीं संतुष्ट हो पाते हैं, लेकिन पहले एक वेतन निर्धारित कर दिया गया और सेवाएं दे दी गई, तो शिक्षक बस उसका काम ये रह जाता था कि उसे शिक्षा प्रदान करना है, शिक्षा ही देना है। अगला बिंदु है विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का अध्ययन करना। उस समय में जो भी माध्यमिक विद्यालय चल रहे थे उसमें किस प्रकार का अध्ययन किया जा रहा था, उसमें किस बालक किस स्तर के आ रहे थे, क्या आयु थी, इन सभी बारे में, इन सभी बिंदुओं पर कुछ बिंदु तैयार किए गए थे। जैसे कि शिक्षक किस प्रकार के हैं, बालक किस प्रकार के हैं, हमारा समाज किस प्रकार का है, बालक के पेरेंट्स यानी कि अभिभावक किस तरह के हैं। एक माध्यमिक विद्यालयों में इन सब का बहुत ही अहम रोल होता है। और अगर हम माध्यमिक विद्यालयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इन सभी तथ्यों के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे, या ये कह दीजिए कि हम उन पर नजर जरूर डालेंगे कि एक अभिभावक, एक बालक जहाँ से निकल के आ रहा है वो भी चर्चा का मुख्य बिंदु होगा ना, कि एक विद्यालय के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ उन सब चीजों को भी देखेंगे। आगे बिंदु है माध्यमिक शिक्षा की तत्कालीन समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव देना। कि स्लाइड थोड़ी सी कट गई, आगे और भी दिया है, सुझाव देना। माध्यमिक शिक्षा में जो उस समय की जो तत्कालीन समस्याएं थी, जो भी बच्चे शिक्षा के लिए पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो भी उस समय की जो समस्या उत्पन्न हो रही थी, हमारा कार्य था, मुख्य आयोग का मुख्य कार्य था, हमारा कार्य नहीं कहेंगे क्योंकि आयोग है तो आयोग का ही मुख्य कार्य था कि जो भी उस समय की जो शिक्षा में जिस तरह की भी समस्या उत्पन्न हो रही है उनका निराकरण करना। कहते हैं कि अगर समस्या मिल जाती है तो समस्या का जो निदान है उस पर विचार करना चाहिए, और निदान अगर कर लेंगे तो हमारी समस्या धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाती है और चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करते जाते हैं। तो यहाँ पे वो निराकरण का सुझाव देना बहुत ही अहम तथ्य है। अगला बिंदु है छात्रों शिक्षकों के स्वास्थ्य तथा अन्य हितों सुझाव देना, अन्य हितों पर सुझाव देना। ये आयोग का उद्देश्य था कि जो छात्र और शिक्षक हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है, कैसे है, किस प्रकार का है। कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ नहीं, जो कहते हैं कि अगर मानसिक स्तर अच्छा होगा शरीर स्वस्थ होगा। हाँ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो जब हमारा मानसिक स्तर सही होगा, जब हमारा शरीर सही होगा, कोई विकार नहीं होगा, तभी हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे, कुछ अच्छा समझ पाएंगे, कुछ अच्छी चीज को हम ग्रहण कर पाएंगे। तो ये सीख और समझने की चीजें दोनों लोगों के लिए होती है, छात्र के लिए भी और एक शिक्षक के लिए भी होती है। तो यहाँ पर आयोग का एक कार्य था कि छात्रों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। उस समय टीकाकरण ये सब चीजें बहुत अच्छे से चलाई जा रही हैं, तो इन सब चीजों पर भी ध्यान देना है और उनका और किस तरह से लाभ उनको दे सकते हैं या उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए और क्या सुझाव दे सकते हैं वो भी प्रस्तुत करने थे। माध्यमिक अगला बिंदु है माध्यमिक शिक्षा के उक्त समस्त पक्षों के संदर्भ में भारत के सभी प्रांतों की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना और तत्संबंधित सुझाव देना। माध्यमिक शिक्षा की पक्ष थे, समस्त पक्षों के संदर्भ करना और भारत के सभी प्रांत, जैसे कि 29 प्रांत पहले नहीं थे लेकिन है, तो उस समय जितने भी प्रांत थे उन प्रांतों में कितने तरह के लोग होते हैं, उस तरह की चीजें होती हैं। उसी प्रकार से देख सकते हैं कि जितने प्रदेश हैं, जितने प्रांत, उनके हिसाब से उनका जैसा शासन होगा वो उसी प्रकार से काम कर रहे होंगे। तो अगर कोई आयोग आ रहा है तो पूरे भारत के लिए आ रहा है, तो हम सभी प्रांतों का भ्रमण करके या किसी भी तरह हम वहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली वहाँ की कैसी है, वहाँ किस प्रकार की चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है, या फिर वो उस अध्ययन से संबंधित क्या सुझाव और अच्छे क्या सुझाव दे सकते हैं, उन पर भी हम यहाँ पे कार्य कर रहे थे।
जो तत्कालीन वहाँ चल रही थी, माध्यमिक शिक्षा चल रही थी, उस माध्यमिक शिक्षा में जो कि ब्रिटिश शासन द्वारा लाई गई थी, उस शिक्षा के दोषों की चर्चा हम यहाँ करते हैं। एक और चीज आपने समझी होगी कभी भी, कि कभी भी कोई समस्या उत्पन्न होती है, जब तक कि हम उसके बारे में डीपली जान नहीं लेते हैं कि उसके दोष क्या थे, उसके गुण क्या थे, जब तक हम इन चीजों का अध्ययन नहीं कर लेते हैं, तब तक हम आगे ये नहीं बता सकते हैं कि हम आगे और क्या सुझाव दे सकते हैं और क्या बेहतरीन कर सकते हैं। हो सकता है पहले जो चीजें चल रही हो वो थोड़ी कुछ अच्छी भी हो, तो उन चीजों को लेते हुए, जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण करते हुए हम आगे नई चीजों का परिवर्तन करते हैं हमेशा से। तो उस तत्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा थी, उसके दोषों की हम चर्चा करते हैं। लगभग पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा का मुख्य कार्य छात्रों को शैक्षिक योग्यता प्रदान करना न होकर केवल उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश दिलाने की अर्हता प्रदान करना मात्र रह गया है। उस समय का ये मुख्य दोष था, या ये कह दीजिए कि ब्रिटिश शासन इसीलिए इन चीजों को लेकर आए थे, ताकि हम सिर्फ एक पुतला कह दीजिए तैयार करना है, कि हमें एक डिग्री पकड़ा दी गई है, कि डिग्री नहीं, एक क्या कहते हैं कि एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया कि अब हमें माध्यमिक शिक्षा मिल गई है, ये हमारा सर्टिफिकेट है, अब हमें हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए एक पकड़ा दी गई पोथी, अब हम आगे एडमिशन लें और एक पुतला आगे चीजों को समझ ले, जान ले और बस वैसा कार्य करे जैसा कि हम चाहते हैं। उसी तरह का यहाँ कार्य हो रहा था कि उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए ही बस केवल ये एक माध्यमिक शिक्षा तैयार की गई थी। वहाँ शैक्षिक योग्यता कैसी देनी है, कैसा नहीं देना, ये सब कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया था, सिर्फ एक डिग्री के लिए काम हो रहा था। आगे दर्शिका, बेटा थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा वर्चुअल क्लासेस में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी इन अ रो वेटिंग है ना। तो आप हाँ, आप जितना आपने आज पढ़ाया है बहुत अच्छा पढ़ाया है, प्रेजेंटेशन आपने बहुत खूबसूरत बनाई है, अट्रैक्टिव कलर्स आपने यूज किए। हाँ, तो ये थोड़ा निरस्ता नहीं है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स है, हिस्ट्री कहीं ना कहीं है, तो अगर थोड़ा सा कलरफुल है तो वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स को। दिस इज एप्रिशिएटिंग। बकाया आप स्टूडेंट से क्वेरी ले लीजिए और फिर क्लास को वाइंड अप कर दीजिए। क्या आप इतना जो कि अभी मैंने पढ़ाया है अभी तक का, तो एक नॉर्मल हिस्ट्री से ही रिलेटेड था, क्या आप लोग कोई ऐसी क्वेरी उत्पन्न हुई है जो आप जानना चाहते हैं, या मैंने जो बोला है वो क्यों कहा, कैसे बोला है, अगर उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। जो आपने इस आयोग का बैकग्राउंड बताया था वो एक बार फिर से बताएं। अच्छा, तो ये बताया था फर्स्ट स्लाइड, हाँ यही वाली ना, हाँ ये वाली। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में क्योंकि शिक्षा के लिए कार्य किया जा रहा, हमारी शिक्षा या हमारे देश को कौन सी दिशा देनी है, इस कार्य कर रहे थे, तो सबसे पहले यही कहा जा सकता है कि हम शिक्षा को ही सुधारेंगे तभी हमारा समाज सुधरेगा, तभी हमारी विचारधारा संकीर्ण हो गई है, उससे हम विस्तृत सोच पाएंगे। तो जब तक कि हम शिक्षा ही वो माध्यम है, तो यह है कि जब होती है तब तक इंसान के अंदर सोचने की, समझने की ये चीजें उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। तो शिक्षा सबसे पहले यहाँ पे तैयार किया था, उच्च शिक्षा कि उच्च शिक्षा कैसी रखी, इस तरह की तैयार करनी। 1948 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी हुई थी और वहाँ पे तैयार होना शुरू हो गई थी कि हम अपनी कौन सी नीतियों को ले आगे बढ़ना चाहते हैं। तब गठन किया जा रहा था। उसी गठन समिति में एक जो मुदालियर जी थे, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी, वो उसमें सदस्यता कर रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये एक रखा अपना व्याख्यान था कि जब तक हम प्राथमिक शिक्षा जो जहाँ से नींव तैयार हो रही है, जब तक हम उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे तब तक हायर एजुकेशन का क्या फायदा, कि हम हायर एजुकेशन वहाँ तैयार हो रही थी, तो उस बारे में उनको बढ़ाने के लिए हम पहले नीचे चीजों को देखते हैं,
तो ऐसा उन्होंने वक्तव्य रखा। तो वहाँ पे ये चीजें उस टाइम पे तैयार करने से पहले, मतलब हायर के लिए तो तैयार हो रही थी, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा है उस पर चर्चा करने के लिए उन्होंने बात कही कि हम पहले माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात अगर करें तो बच्चों का जो मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक वहीं से तैयार हो रहा है, तो हमें उस पर भी एक आयोग का गठन करना चाहिए, हमें एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए या प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। तो उन्होंने केंद्रीय सलाहकार बोर्ड जो था, उन्होंने ताराचंद्र समिति 1948 में एक तैयार की। उन्होंने कहा कि उस बोर्ड ने कहा कि आप माध्यमिक शिक्षा पर जाइए और जो कुछ भी है, जो समाज में जिस तरह की ये चल रही है, जो भी पाठ्य पुस्तक, शिक्षक जिस तरह के भी हैं, आप उन पर जो निरीक्षण कीजिए, अवलोकन कीजिए और प्रस्तुत कीजिए कि क्या परिवर्तन हो सकता है या क्या चल रहा है और आगे क्या अच्छा सुझाव दे सकते हैं। तो ताराचंद्र समिति ने अध्ययन किया और जो बोर्ड था उसके सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। लेकिन वहाँ जो भी प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ, जो केंद्र सरकार थी उसको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, अट्रैक्टिव नहीं लगी कि हम ये चीज़ें जो चल रही थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि हम उनको ऐसे प्रस्तुत करें। तो उन्होंने इसको स्थगित कर दिया, बंद कर दिया कि हमें अभी इस पर चर्चा नहीं करनी है। इसके बाद में कि मुदालिर जी ने ये चर्चा उठाई थी, तो ये कार्य मुदालिर जी को ही सौंपा गया कि आप जिस प्रकार माध्यमिक शिक्षा में नए परिवर्तन चाहते हैं, आप उन परिवर्तनों को पहले तो समाज में देखें, निरीक्षण करें, उसके उपरांत आप किन परिवर्तनों को चाहते हैं आप उस प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। तो ये जो चर्चा हो रही थी, ये 1951 में ये सब सारी चर्चा हो रही थी। उन्होंने निरीक्षण करना प्रारंभ कर दिया था। फिर 23 सितंबर, कहीं किसी किताब में 13 सितंबर भी दिया है, तो दोनों ही मान सकते हैं। 23 सितंबर 1952 में उन्होंने ये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि माध्यमिक शिक्षा पर ये चीजें चल रही हैं और हमें क्या परिवर्तन लाना है, ये सुझाव प्रस्तुत किया, उन्होंने बताया। और इसके बाद जो आगे कार्य हुआ 1 साल के अंतर्गत 29 चर्चा हम दर्शिका उसकी चर्चा हम कल करेंगे क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है बेटा। ठीक है मैम। हाँ, थोड़ा सा वर्चुअल क्लासेस में मैंने कहा टाइम को आपको मैनेज करना है। आपको 10 मिनट पहले ही अपनी क्वेरीज ले लेनी चाहिए ताकि वो फिर सेटिस्फाई कर पाए आप स्टूडेंट्स को भी ना। ठीक है हाँ, अगर किसी और स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है तो दर्शिका कल उपलब्ध होगी अपनी बकाया प्रेजेंटेशन के साथ। कल मिलते हैं। सी यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you everyone.